Hello everyone, welcome to this lecture series on finite element method. This is the fourth lecture, and in this lecture we are going to discuss need of matrix algebra in FEM. मेरा नाम हिमांशु पंड्या है और ये स्टार्ट करते हैं लेक्चर. ओके, सो यहाँ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा एंड व्हाट इज द गॉस एलिमिनेशन मेथड. Now, before going to need of matrix algebra, what is matrix? So, matrix is a rectangular array of quantities arranged in rows and column that is often used as an aid in expressing and solving a system of algebraic equation. So, basically, मैट्रिक्स हम सिस्टम ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या हुआ, नंबर ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस को हम सिस्टम ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन बोल देते हैं. एक से ज़्यादा एल्जेब्रिक इक्वेशन अगर होती हैं उनको एक साथ अगर हमें सॉल्व करना होता है हम मैट्रिक्स की हेल्प ले सकते हैं. और बेसिकली ये एक रेक्टेंगुलर अरे है जहाँ पे रोज और कॉलम में हम किसी भी क्वांटिटी को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि हम उसे कुछ अननोन वैल्यू या फिर इक्वेशंस को सोल्व कर पाए. ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस दे रखी है हमारे पास. ये x1 x2 ये सब वेरिएबल्स हैं और a11 a12 a1m ये सारे कोफिशिएंट हैं और ये कांस्टेंट है b1. ओके, इस तरीके से हमारे पास एक नंबर ऑफ इक्वेशंस एल्जेब्रिक इक्वेशंस प्रोड्यूस हो गई है. और फाइनाइट एलिमेंट मेथड में हमने देखा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट्स करते हैं. ओके, और जितने एलिमेंट या जितने नोड्स होते हैं उतनी इक्वेशंस हमारे पास डेवलप होती हैं. तो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए हमको एक साथ बहुत सारी जितने नोड्स होंगे उतनी सारी हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन को डील करना पड़ता है या सॉल्व करना पड़ता है. तो मैट्रिक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स की हेल्प से हम इस पूरी एल्जेब्रिक इक्वेशन के सिस्टम को हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म है. ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं अननोन्स हैं उनके कोफिशिएंट को इस तरीके से हर जैसा पहला अब एल्जेब्रिक इक्वेशन है तो उसको पहले हमने रो में इस तरीके से कर दिया, दूसरे एल्जेब्रिक इक्वेशन के कोफिशिएंट को दूसरे एल्जेब्रिक मैट्रिक्स की रो में कर दिया. इस तरीके से टोटल n यहाँ पे इक्वेशंस हैं तो ये n यहाँ पे रोज हो गई. उसी तरीके से हमने इसको अरेंज कर दिया. फिर यहाँ पे हमने एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये मैट्रिक्स में जो वेरिएबल्स थे उनको लिख दिया 1 2 इस तरीके से. m ये वेरिएबल्स हैं, हर इक्वेशन में m वेरिएबल्स है. हो सकता है कहीं पे m हो, कहीं पे बेसिकली ये जैसे अगर कोफिशिएंट 0 हो गए तो ये कुछ कम भी हो सकते हैं, बट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोफिशिएंट वेरिएबल्स होंगे उनको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं. और इसको हम अभी आगे एक एग्जांपल की हेल्प से भी और डिटेल में समझेंगे. तो आप पहले मेथड देख लीजिए क्या होता है, फिर हम एग्जांपल की हेल्प से इसे समझेंगे. ओके, इक्वल टू करके हमने b1 b2 bn इस तरीके से bn इस तरीके से यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिख दिया. तो ये बेसिकली ax इंटू बी की फॉर्म में ये पूरा मैट्रिक्स हमने लिख दिया है. अब हमें क्या करना है, इन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए. ओके, तो दिस एल्जेब्रिक इक्वेशन आर सॉल्व्ड यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा. तो इसीलिए हमें मैट्रिक्स एल्जेब्रा की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी एफईएम के अंदर, क्योंकि एफईएम के अंदर क्या हो रहा था, एफईएम बेसिकली बहुत सारी एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा था जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करके ये कर रहा है. और इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टू फाइंड द अननोन एट द नोड्स जो कि हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, अननोन एट द नोड्स, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज़ करना पड़ा ताकि हम इसे सॉल्व कर पाए. तो इसमें अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे इन्वर्जन ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, दूसरा मेथड होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड. इसके अलावा भी और भी मेथड होते हैं, बट अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड. ओके, नाउ गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, ये इसका मेथड को किस तरीके से यूज़ करना है वो यहाँ पे मैंने बताया है और उसके बाद मैं डायरेक्टली एग्जांपल पे आऊँगा. ओके, सो गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपके पास कोई तीन इक्वेशंस है इस तरीके से x1 x2 x3, ये तीनों वेरिएबल है तीनों इक्वेशन में और इनके कोफिशिएंट अलग अलग दे रखे हैं और इनके कांस्टेंट हैं वो भी अलग अलग दे रखे हैं. तो सबसे पहले आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इस तरीके से. सारे कोफिशिएंट को एक इस तरीके से, यहाँ पे टोटल कितने कोफिशिएंट है 1 2 3, उसी तरीके से टोटल 9 कोफिशिएंट है. तो इनको इस तरीके से हमने 3/3 के मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो ये 3 इंटू 3 का
हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा मैट्रिक्स बना दिया है और इसमें कोफिशिएंट लिख दिए हैं। अब टोटल वेरिएबल कितने हैं, x1 x2 और x3 है, तो इनको हमने एक सिंगल कॉलम के अंदर इस तरीके से लिख दिया है, x1 x2 x3। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। और उसी तरीके से जो कांस्टेंट है वो भी एक बेसिकली हमारे पास इस तरीके से एक कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हमने d1 d2 d3 कर दिया है। ठीक है, अगर इनके ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाएगा 3 रोज इंटू 3 कॉलम। ओके, और अगेन यहाँ पे टोटल कितनी रोज हैं, 3 रोज इंटू 1 कॉलम। ओके, और जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली ये आता है, दोनों के फर्स्ट और लास्ट वाला हम ले लेते हैं तो और देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 1 का ही ये इक्वल हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो आपको गॉस एलिमिनेशन करने से पहले आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा की बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो आप किसी भी मैथमेटिक्स लेक्चर से, आप बुक से या किसी भी लेक्चर से आप सीख सकते हैं, ताकि आप यहाँ पे इजीली देख पाएँ कि आपने सही करा है कि नहीं करा है। ओके, तो ये हो गया, इसलिए मैं इसको वापस रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने के लिए, गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो कोफिशिएंट है उसको इस तरीके से एक बड़े से मैट्रिक्स में लिखेंगे और डैश लाइन करते हुए उसके साथ में ही एक और कॉलम के अंदर हम ये कांस्टेंट लिख देंगे। अब इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, अब हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक रो को दूसरी रो से माइनस करेंगे, मतलब इस रो को इससे माइनस करेंगे, इस रो को कुछ और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस या प्लस करके, इस तरीके से ये रो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म करनी है। ओके, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्यों किसे बोलते हैं, ये डायगोनल के ऊपर वैल्यूज नॉन जीरो होती हैं और डायगोनल के नीचे सारी वैल्यू जीरो होती हैं। तो यहाँ पे आपको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। और जब आप इस तरीके से इसके रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो जनरली पहली रो को हम नहीं छेड़ते हैं, तो वो एज इट इज़ रहेगी। दोनों कोफिशिएंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पहली रो यहाँ पे है सेम वही रो है, बट जो दूसरी और तीसरी रोज हैं, सॉरी, ओके, जो दूसरी और तीसरी रो हैं वो यहाँ पे चेंज हो गई हैं। जो चेंज होके हमें करना था, इसके नीचे सभी को ज़ीरो करना है, ये डायगोनल के नीचे इसको ज़ीरो करना है और इसको भी ज़ीरो करना था। और अल्टीमेटली उससे क्या हुआ, हमारी ये वैल्यूज़ भी यहाँ पे चेंज हो गई हैं। ओके, तो अल्टीमेटली हमें इस मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करना होता है और इसे प्रोड्यूस करने के बाद हम इजीली इनसे इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए आपको इधर हॉरिजॉन्टल जाना है, इसको वर्टिकल से मल्टीप्लाई करना है और इक्वल लगाना है। ठीक है, जैसे a1 x1 प्लस b1 x2 प्लस c1 x3 इज इक्वल टू d1। उसी तरीके से सेकेंड रो में हॉरिजॉन्टल जाएंगे और फिर वर्टिकल जाएंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। यहाँ जीरो है तो ये तो जीरो हो गया, x1 वाला वैल्यू, तो x2 के लिए p इंटू x2 q इंटू x3 इज इक्वल टू s आ गया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। और तीसरी इक्वेशन के लिए ये हॉरिजॉन्टल जाके वर्टिकल जाएंगे तो r x3 इज इक्वल टू t, ये तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें बैक सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करना है। यहाँ पे हमको तीसरी इक्वेशन हम लेते हैं तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t/r, और इसको पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ पे एक ही अननोन बचेगा x2, तो इससे x2 की वैल्यू आ जाएगी। अगेन x1 और x2 और x3 हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इससे पास हमारे पास x1 आ जाएगा। तो इसको बैक सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ओके, आप थोड़ा और यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे। ओके, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास बेसिकली यहाँ पे इक्वेशंस थी, इन इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखा विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा किस तरीके से रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और आपको ये इस तरीके से आपके पास एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आ गया। इसको हमें वापस से इक्वेशन की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बैक सब्स्टिट्यूशन करना है टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अननोन x1 x2 एंड x3। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने एक 3 एल्जेब्रिक इक्वेशन, सिस्टम ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस का एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पे x1 x2 x3 नहीं है, उसकी जगह x y और z है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हमारे अननोन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लिया है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या करते हैं, 2 कोफिशिएंट ले लेते हैं x y z के, इसका कोफिशिएंट 1
इसका कोफिशिएंट -3, तो आपको साइन के साथ लेना है। इक्वल टू -4, तो इसको भी साइन के साथ लेना है। उसी तरीके से सेकंड का आ गया 4 -2 1 और ये 9, और तीसरा आ गया 3 5 -2 और 5। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दी। अब हमें एलिमिनेट द एक्स कोफिशिएंट बिलो रो 1। रो 1 के नीचे का जो एक्स कोफिशिएंट है, मतलब ये दोनों, इनको हमें ये बेसिकली इस ट्राइंगल के नीचे जो भी कोफिशिएंट होते हैं उनको हमें ज़ीरो करना होता है। तो पहले इससे चालू करेंगे, इसको ज़ीरो करेंगे। ओके, ये जो 4 है इसको ज़ीरो करेंगे हम। ओके, ये ट्राइंगल के नीचे वाला ये पहला पार्ट है, इसको ज़ीरो करना है और इसको ज़ीरो करना है। तो चाहो तो आप एक साथ कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक साथ कर पाओगे, नहीं तो हम एक एक करके भी कर सकते हैं इसे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या ऐसा रो ट्रांसफॉर्मेशन करें कि ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ दिख रहा है हमें कि जो पहला है रो के अंदर, जो पहला एलिमेंट है वो 2 है। अगर इसको, इस पूरी रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको माइनस कर दूं तो ये पॉइंट मेरा ज़ीरो हो जाएगा। बाकी क्या होता है चेंजेस, उसे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हमें सिर्फ इसको ज़ीरो करने पे कंसंट्रेट करना है। ओके, सो एडिंग -2 टाइम्स रो 1 प्लस 1 टाइम्स रो 2। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब रो 1 जो है यहाँ पे, रो 1 को -2 टाइम 2 इंटू रो 1 कर रहे हैं, और एडिंग प्लस 1 टाइम, ये मैंने इजी समझाने के लिए आपको इस मेथड से यहाँ पे लिखा है रो 2। ठीक है, रो को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। तो इसको ऐड कर देंगे तो बात बराबर ही है। इसको 2 को मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करो, या फिर -2 को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। ओके, विदाउट किसी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाए सेकेंड रो पे। ओके, तो उससे क्या होगा, पहली रो तो एज इट इज़ आ जाएगी अपने पास, ये पहली रो एज इट इज़ आ जाएगी। दूसरी रो में देखो, दूसरी रो में -2 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट एलिमेंट को, तो उसके लिए -2 इंटू 2 तो -4 हो गया, और -4 को प्लस करना है सेकेंड रो से, तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये ज़ीरो हो गया। ओके, अब इस एलिमेंट की इस पोजीशन के लिए देखते हैं, तो -2 पूरे में होगा मल्टीप्लाई। ओके, तो -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सॉरी ये माइनस आएगा। ओके ओके, तो ये क्या हो गया, -2 और प्लस, और ये माइनस था तो ये -2, तो ये बेसिकली -4 हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये -4 वैल्यू आ गई है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख ली है। उसी तरीके से थर्ड पोजीशन के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ पेज। थर्ड पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन के लिए अगेन -2 ऑफ रो 1 करेंगे, तो -2 इंटू -3 है उस पोजीशन पे, प्लस 1 इंटू 1, ये 1 दे रखा है यहाँ पे, तो ये आ गई वैल्यू। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 1 7, तो दिस इज द 7 वैल्यू, यहाँ पे 7 लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ इस पोजीशन को भी हमें करना होगा, तो इसके लिए भी अगेन हमें करना होगा, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए यहाँ पे -2 ये आपको रफ में या साइड में आपको ये कैलकुलेशंस करनी है। उसके बाद प्लस 1 इंटू 9, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17, तो ये वैल्यू आ गई। अब उसी तरीके से आपने ये वैल्यूज़ आ गई हैं, उसी तरीके से आपको सेकंड रो के अंदर भी जो एक्स कोऑर्डिनेट ये है, इसके जो कोफिशिएंट है, इसको ज़ीरो करने के लिए -3 टाइम्स रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 3 करना है। ओके, ताकि ये 3 जो है डिलीट हो जाए या फिर ज़ीरो हो जाए। ओके, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। एक और मेथड है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा, उस मेथड से भी आप कर सकते हो। अल्टीमेटली यहाँ पे ज़ीरो करना है मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने से करके। ओके, सो आगे देखते हैं। नाउ एलिमिनेटिंग द वाई कोफिशिएंट बिलो रो 5। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये जो वाई कोफिशिएंट रो जो 5 है हमारा, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है, ये रो 5 आ गया, नया रो आ गया। अब इसके अंदर ये तो ज़ीरो होगा, अब ये हमें ज़ीरो करना है, एक बचा, अब ये ज़ीरो करना है 7 को। अब तो 7 है, -4 है, कोई सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन से तो ये नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय एडिंग 7 टाइम्स रो 5। ओके, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बाय एडिंग
ओके, बाय एडिंग 7 टाइम रो 5 प्लस 4 टाइम्स रो 6 वी गेट। तो यहाँ पे देख सकते हो 7 से मल्टीप्लाई इस रो को कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया, ताकि एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा जिससे कि ये डिलीट हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने जब इसको हमने सॉल्व करा तो बेसिकली पहली और दूसरी रो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे इसमें 4 और 5 एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। जो भी चेंज होगा वो आखिरी वाले में होगा, यहाँ पे होगा। ओके, सिक्स्थ वाले में होगा। तो ये सिक्स्थ वाले में चेंज हो गया और ये वैल्यूज़ आ गई। अब बेसिकली जब ये वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे, ओके ओके, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं हमारे पास। तो जब ये वैल्यूज़ आ गई और ये अपर ट्रायंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स बन गया है यहाँ पे, ये इनके ज़ीरो आ गए हैं, तो हम इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन में अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली सॉल्व करने के लिए। अब ये एल्जेब्रिक इक्वेशन से हम तीसरी इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन उठाएंगे, इससे डायरेक्टली जेड की वैल्यू आ गई 3। अब ये जेड की इक्वेशन वैल्यू ऊपर रखेंगे तो इससे हमारे पास वाई की इक्वेशन आ जाएगी, और अगेन जेड और वाई हम ऊपर सबसे फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो दिस इज द आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।